हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है एनडीए's हिस्टोरिक विन इन बिहार, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर एमजीबी। यस, बिहाइंड द रियल रीजन। अरे वाह, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। फिलहाल के लिए बिहार चुनाव सबसे बड़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि बिहार चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री लेते हुए बीजेपी लैंड गठबंधन दैट इज एनडीए ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। और इस रिकॉर्ड जीत के साथ साथ महागठबंधन की जो हार हुई है वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड के समान है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार नीतीश कुमार लेड सरकार, यानी कि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही थी, उसने 243 में से 203 सीटें फाइनली अभी तक जीत ली हैं। आंकड़ों में कोई परिवर्तन होगा तो वो आपको और अमेजिंग दिया जाएगा। एनडीए के अंदर भाजपा और जेडीयू जो 101 सीटों पर चुनाव लड़े थे, और उनके सहयोगी दल जिसमें से एलजेपी 29 सीटों पर, एचएएम और आरएलएम 6 सीटों पर लड़े थे, वहां बीजेपी 92 सीट जीत गई, जेडीयू 83 सीट जीत गई, एलजेपी 19 सीटें, एचएएम 5 और आरएलएम 4 सीटें जीती हैं। मतलब इस प्रकार से रिकॉर्ड जीत दर्ज किया जाना, ये अपने आप में बिहार के लिए भी एक अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट है। जिस पर प्रधानमंत्री की तरफ से जो पहला ट्वीट था उसमें सुशासन की जीत बताई गई, विकास की जीत बताई गई, जन कल्याण की भावना की जीत बताई गई, सामाजिक न्याय की जीत बताई गई। वेरी गुड। प्रधानमंत्री ने अपने गठबंधन दलों को अपनी तरफ से बधाई भेजी और हर कार्यकर्ता का आभार जताया। इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स के अनुसार जो अभी तक लेटेस्ट रिजल्ट था, कंटेंट तैयार होने तक बीजेपी 90, जेडीयू 84 पर चल रहा। इसी के साथ साथ जेडीयू के बाद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसका नाम है आरजेडी, वो 25 सीटों के साथ में अभी नजर आ रही है, 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके बाद में कांग्रेस कुल 6 सीटें जीतने में फिलहाल कामयाब हुई। महागठबंधन का जो हाल है वो बहुत बुरा है। मतलब अगर महागठबंधन के टोटल नंबर अभी देखे जाएं तो वो अराउंड 35 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहे हैं, 35 से 38 के आसपास नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। 243 सीटों में से आप दहाई के आंकड़े पर हैं, और वो भी 50 से कम सीटों पर हैं। इसका मतलब अपोजिशन के नाम पर भी जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। मतलब एक तरह से ये वो नंबर है जहां 122 नंबर बहुमत के लिए जरूरी माना जाता है। 122 में से अगर बहुमत 122 से 10-5 ऊपर नीचे का रहता तो माना जाता है कि अपोजिशन के रूप में तो इन्हें सेलेक्ट किया गया है, वो भी नहीं किया। आउटराइटली महागठबंधन को अपोजिशन के रूप में भी रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे रिजल्ट ये दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग नंबर है। अरे वाह। बिहार में जहां 2020 में इस तरह से आधी जगह पर जिस तरह का वोट शेयर था उसमें मेजॉरिटी जरूर बीजेपी एनडीए के पास थी, लेकिन इस बार तो पूरी तरह भगवा रंग में बिहार रंग गया है, अमेजिंग रंग में रंग गया है। अरे वाह। बीजेपी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो निश्चित ही कार्यकर्ताओं में जोश है। जोश इस बात का भी है कि क्या बिहार में अब बीजेपी अपना सीएम उम्मीदवार उतार देगी। कुड भी, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जी सीएम पद पर बैठे। करेक्ट। तो जेडीयू और बीजेपी का हो भी सकता है। यस, वेरी गुड। गठबंधन में बड़ा सवाल बीजेपी का सीएम आना चाहिए। क्या आने वाले समय में कोई रार देखने को मिल सकती है? क्या जेडीयू के प्रत्याशी को यानी नीतीश कुमार जी की जगह बीजेपी को नेता के रूप में जगह मिल सकती है? तो इसका भी आज के सेशन में हम जिक्र कर लेंगे। आज जिक्र बहुत सी बातों का होगा। जहां एक तरफ जीत का जश्न है, वहीं दूसरी तरफ विश्लेषण की बात है कि एक क्षेत्रीय पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बड़ा नंबर निकाल कर ले गई, और कांग्रेस जिसमें राहुल गांधी जी समेत तमाम राष्ट्रीय नेता बिहार के अंदर सक्रिय राजनीति में उतरे और 6 के अराउंड सीटें निकाल कर लाए हैं। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन रखती है, जो कि विपक्ष में केंद्र के अंदर विपक्ष का नेतृत्व करती है, उसके लिए बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। ऐसे में सीटें बढ़कर के जहां प्रेडिक्शन 160 के आसपास चल रहा था, कोई भी एग्जिट पोल इतना भी सही नहीं था। सारे एग्जिट पोल्स ये तो बता रहे थे कि एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन फिर से एक बार एग्जिट पोल गलत निकले और 200 से ऊपर सीटें, जो कि शायद सत्ता पक्ष के लोग भी नहीं सोच रहे थे, उतनी सीटें पाने में कामयाब हो गए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं, तो अब हम महागठबंधन के भी प्रमुख आंकड़ों पर नजर डाल लें तो राघोपुरा सीट से तेजस्वी यादव तो कामयाब रहे, लेकिन वहीं बहुत सी सीटों पर जहां पर तेज प्रताप यादव तेजस्वी के भाई अपनी पार्टी से लड़ रहे थे, वो संजय सिंह से हार गए हैं। ऐसे ही छपरा काफी हाई प्रोफाइल सीटों में एक काफी ज्यादा चर्चित सीट जो रही, जैसे छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को हरा दिया, और वहीं दूसरी तरफ ताजा राजनीति मंत्री मैथिली ठाकुर यहाँ पर 4 बजे तक के रुझानों में आगे चलती हुई दिखाई दी थी। कुल मिलाकर के बिहार के चुनाव में बहुत से चेहरे, जैसे सम्राट चौधरी जिनके खिलाफ खूब सारा ये माहौल बनाया गया था कि इनकी डिग्री और इनके खिलाफ आरोप थे काफी सारे, उसके बावजूद ये 45,000 के मार्जिन से लीड करते रहे, और यहाँ पर विजय सिन्हा जो है उन्होंने भी अपनी तरफ से जीत दर्ज कराई। कुल मिलाकर के बात यह है कि एक ऐसा जनादेश आया जिस जनादेश ने बहुत से प्रश्नों का जवाब ही खत्म कर दिया, प्रश्नों का ही जवाब नहीं छोड़ा। पहला प्रश्न था कि क्या वोट चोरी होती है? क्या जनता को अपोजिशन ये समझाने में कामयाब हुआ? क्या जनता एक बार भी किसी तरह से अपोजिशन के साथ? मैथिली ठाकुर वो तो नहीं है जो लड़की जो गाने गाती है? आई डोंट नो, बट मुझे नहीं पता था कि वो लड़की पॉलिटिक्स में है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ।
नजर आई। अपोजिशन ने इतना जबरदस्त तरीके से अपने द्वारा इस मुद्दे को उठाया था कि वोट चोरी हो रही है, और तो और जो एसआईआर रिपोर्ट तैयार की जा रही है वो चुनाव आयोग के द्वारा केवल अपनों को सेलेक्ट करने का प्रयास है और लोगों को बाहर निकालने के लिए की जा रही है। लेकिन क्या जनता तक ये मुद्दे पहुंच पाए? इस मुद्दे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, उनका बयान आया कि हमें परिणाम स्वीकार कर लेने चाहिए, और कांग्रेस ने ये बात स्वीकारने के नाम पर सिद्धारमैया जी का ये बयान माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जहां महागठबंधन ने अपनी तरफ से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपनी हार स्वीकारने की बात की है। कुल मिलाकर हार स्वीकारने की जो ये परिपाटी है कि चलिए हम अपनी हार स्वीकारते हैं, बात यही नहीं रुक जाती है। बड़ा सवाल ये बनता है कि ऐसा क्या हुआ? एक होता है एंटी इनकम्बेंसी की जो सरकार है उसके खिलाफ माहौल है। यहाँ सरकार पिछली बार जितनी सीटों पर थी उससे ज्यादा बढ़कर आ गई है। yes. तो प्रो इनकम्बेंसी कैसे हो गई? मतलब सरकार ने ऐसा क्या कर दिया? तो दो ही सवाल है कि सरकार ने या तो पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा कर दिया या अपोजिशन को जनता ने रिजेक्ट ही मार दिया कि नहीं, तुम अपोजिशन में भी खड़े होने लायक नहीं हो। ये बहुत बड़ा विश्लेषण है। बिहार और उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत की राजनीति के सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं में और सबसे बड़े निर्णायकों में माना जाता है। अगर यहाँ पर भी अपोजिशन अपने विश्लेषण में जितना विश्लेषण वो हरियाणा चुनाव के अंदर, कर्नाटक चुनाव के अंदर किए, अगर बिहार के अंदर भी ये करते हैं कि हम आफ्टर ऑल क्यों हारे, और उस मुद्दे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये जीतने में कामयाब हुए और कहां महागठबंधन पिछड़ गया, ये बात उनके लिए भी बड़े विश्लेषण की होगी। अगर टू द पॉइंट चलकर बात की जाए कि महागठबंधन कैसे जीता, तो बिहार में जितनी भी लोकल रिपोर्ट्स हमारे साथियों ने की हैं, जो पत्रकारिता से जुड़े हैं, ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़े हैं, या फिर जो साथी इस समय फील्ड में काफी सक्रिय रहे, उन्होंने कुछ बेसिक बातें बताई। और वो बेसिक बातें ये थी कि बिहार में आप कितने भी समय पर जाइए, आपको सुरक्षा का माहौल महसूस होता है। आप रात 2 बजे भी अगर सड़कों पर हैं तो आपको भय नहीं है। ये बात दर्शाती है कि पुलिस व्यवस्था सही है। दूसरा, आप कितने भी इंटीरियर में जाइए, आपको सड़क वहां पर बनी दिखाई देती है। अर्थात लोगों को जो सुविधाओं के नाम पर सड़क से कनेक्ट किया गया, ये नीतीश कुमार की बड़ी कामयाबियों में से एक रहा। और तीसरा, आप कितने भी इंटीरियर में चले जाइए, आपको वहां लाइट 24 घंटे मिलती है। ये 3 वो बेसिक चीजें थी जिन्हें निश्चित ही एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुनिश्चित कर लिया था। क्योंकि अपोजिशन अपने 20 साल पुराने दाग भी अब तक नहीं धो पाया था। महागठबंधन ने तेजस्वी जी को, जो कि लालू जी के सुपुत्र हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद पर जैसे ही अनाउंस किया कि ये हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, लोगों में फिर से एक भय का माहौल और पुराना जंगल राज याद आ गया जो लालू जी के समय पर था, जब लोगों का अपहरण हुआ करता था, छिनैती, फिरैती, डकैती, ये तमाम प्रकार के अपराध जो बिहार में व्याप्त थे, वो कहीं ना कहीं फिर से उतना आप डर लगा। कुछ ऐसा है कि एनडीए ने लोगों को 20 साल पुराने अपराध भी याद दिला दिला के डरा दिया कि उन्होंने उस समय ऐसे अपराध किए थे। इसका मतलब इतना साल पुराना जो अपराध था, जो 20 साल बाद भी नहीं दुखा है। कुछ पत्रकार साथियों का तो ये तक कहना था कि ग्राउंड पर नीतीश जी के प्रति इतनी प्रो इनकम्बेंसी थी, और यदि ये कहा जाए कि तेजस्वी जी या लालू जी के परिवार के प्रति इतनी, मतलब एक तरह से कहिए कि डिसरेस्पेक्ट थी कि इनको नहीं लाना है, फिर चाहे कुछ भी विकल्प ले आइए, कुछ उस प्रकार से व्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति थी। देखिए, काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। प्राइमरली कि सब पुराना कुकर्मा सामने आया था, लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि तेजस्वी के फादर ने जो किया था वो ज़माना लोग चाहते नहीं है कि वापस वही सब ज़िंदगी बने उनकी, तो रिजेक्ट कर दिया पूरी अपोजिशन से भी। दूसरा, जो अच्छी बातें की थी कि रोड्स बना दी, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, सेफ्टी आ गई, तो लोगों को दिखा कि हाँ भाई सेफ़ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, घर में बिजली नहीं जाती, रोड्स बनी है, तो उनसे खुशी उनको मिली। साथ में ये रिमेम्बरेंस कि लालू के ज़माने में क्या ज़िंदगी थी उनकी, तो उन्होंने नहीं भैया दोबारा लालू के हिसाब से उनके सुपुत्र को उनको नहीं चाहिए। तो इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर एक्चुअली बीजेपी, नॉट नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार तो उनकी पार्टी के कम नंबर्स हैं कंपेयर टू बीजेपी। एक्चुअली विक्ट्री बीजेपी की है। और क्या बीजेपी से चीफ मिनिस्टर आएगा? लेट्स होप सो। अगर कोई यंगस्टर आता है बीजेपी से, दैट विल बी अमेजिंग टू सी कि जो यंग ब्लड आएगा और बिहार को आगे लेके जाएगा, दैट विल बी अमेजिंग। तो आप बताएं आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।